सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जल्दी जल्दी वैक्सीन लें, वैक्सीनेशन कराएं अपना। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो का टेक्निकल इंटरव्यू। इसमें दो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने विप्रो का पर्सनल टेक्निकल इंटरव्यू किया है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर एक ब्रॉड ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू का सिलेबस क्या होता है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग ब्रॉड बेसिस पर डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम लोग किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, अब ये सवाल आता है। अब तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। इसको मिटाने के बाद ये जो टेक्निकल इंटरव्यू की बात करेंगे, ये मेनली फोकस्ड होगा विल प्रोग्राम पे, विल पे फोकस होगा। मगर इसमें जो है इलाइट भी आ जाता है, जो कि बीटेक वालों के लिए होता है। आप सभी को पता होगा कि विल जो है बीसीए और बीएससी ग्रेजुएट के लिए होता है, और इलाइट जो है वो बीटेक के लिए होता है। तो ये मेजरली इस पे फोकस होगा, विल पे। और इसमें जो है इलाइट प्रोग्राम भी कवर हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें कि जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, तो ये टेक्निकल इंटरव्यू लेते कौन है। तो ये टेक्निकल इंटरव्यू ऐसे लोग लेते हैं जिनके पास 5-10 सालों का एक्सपीरियंस होता है, और वो लोग कॉलेज छोड़ चुके होते हैं 5-10 सालों पहले। और उनके पास, अगर आप कहें कि पॉइंट टू पॉइंट अगर वो लोग भी देखें, तो उनको भी पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं होता है। तो वो लोग भी ब्रॉड पूछते हैं, ऊपर ऊपर से पूछते हैं, और बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछकर इंटरव्यू को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि विप्रो, आपको पता है, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, ये दोनों कंपनियां सर्विस बेस्ड कंपनी है। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछने वाली है कि इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका एल्गोरिदम क्या होगा। कोई कोड दे देगी आपको कि ये कोड लिख कर दिखाओ मुझे अभी। तो इस तरीके का होता नहीं है। ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो इसमें आपको बेसिक्स पूछे जाएंगे। बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से इसको जो है, इस इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मेरे पर्सनल इंटरव्यू। मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, तो जो मेरा पर्सनल इंटरव्यू का शेड्यूल था, वो 2 दिनों पहले मेरे मेल पे आ गया था। ये मेरे उसी मेल पे आया था जिससे मैंने विप्रो पे रजिस्टर किया था। तो उस मेल पे आ गया था मेरा पर्सनल इंटरव्यू का शेड्यूल, और उस मेल में मेरा स्लॉट 11 बजे का स्लॉट था। तो उस स्लॉट पे मेरा इंटरव्यू का जो है फिक्स हो गया था। तो अब मेरा जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उनका नाम कुछ ऐसा नाम था जो कि यूजुअली नॉर्थ इंडिया में होता नहीं है। मगर नामों का क्या है दोस्तों, दोस्तों आप नाम पे फिक्स नहीं हो सकते हो कि ये साउथ इंडियन नेम है, इंडियन नेम है, नॉर्थ इंडियन नेम है, ईस्ट इंडियन नेम है, या फिर वेस्ट इंडियन नेम है, नॉर्थ ईस्टर्न नेम है। तो वो आप लोग ऐसा श्योर नहीं कह सकते हो कि वो कहाँ का नेम है। सो बेसिकली नॉर्थ इंडिया का नहीं लग रहा था वो नाम। तो हम लोग 11 बजे से मेरा शेड्यूल था, तो हम 10:45 में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे लॉगिन कर लिए थे। 10:45 में ही लॉगिन कर लिए थे, क्योंकि बेसिकली मेरा मानना क्या है कि अगर हम लोग कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, और क्योंकि ये इंटरव्यू आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं कोविड के कारण, तो ये जो ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं, तो इसमें नेटवर्क ग्लिच काफ़ी हो जाता है। बहुत बड़ी हो जाता है कि आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी में टाइम लग जाए, आप कनेक्ट नहीं कर पाओ। तो विप्रो का जो इंटरव्यू होता है, ये बेसिकली 3 प्लेटफॉर्म पे होता है। ये वेबएक्स पे होता है, टीम्स पे होता है, और तीसरा फ्लो कैरियर्स पे। ये बहुत रेयर होता है, मगर ये दोनों पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है। तो या तो आपका वेबएक्स पे हो जाएगा, या तो टीम्स पे हो जाएगा। मेरा जो है टीम्स पे इंटरव्यू शेड्यूल्ड हुआ था। तो क्योंकि टीम्स उस समय शायद हम पहली बार यूज़ कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो उतना पता था नहीं। तो टीम्स को हम पहले ही डाउनलोड कर लिए थे, और इस 10:45 में हम लॉगिन करके बैठ गए, एंड लॉबी में आ गए थे, टीम्स के लॉबी में। तो अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है, आपको 10:45 में या फिर 5-10 मिनट पहले ही क्यों लॉगिन करने लग चाहिए। बेसिकली इसके पीछे का कारण क्या है कि वो लोग, मेरा जो लिस्ट था तो उसमें 10-11 बच्चों का नाम था, और मेरा स्लॉट किसी का 10:45 का स्लॉट था, किसी का 11:15 का स्लॉट था। तो वो स्लॉट वाइज इंटरव्यू चल रहा था, तो हर किसी को उन्होंने 15 मिनट दिया था। तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनसे बात करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर 15 मिनट का स्लॉट है, तो अगर इंटरेस्टिंग बातें हो गई टेक्निकल चीज़ों के बारे में, तो वो 15 से 20 मिनट भी खींचा जा सकता है, 20 मिनट भी जा सकता है। और कुछ काफ़ी टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं। अगर आपने उनसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज जावा, तो 2 लाइनों में व्हाट इज जावा उन्होंने एक्सप्लेन किया, एंड फर्दर वो एंटरटेन नहीं करते हैं। तो उनका इंटरव्यू बेसिकली 7 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है, अगर वो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। और टेक्निकल इंटरव्यूअर नहीं चाहे कि अगर सामने वाला एंटरटेन नहीं कर रहा है तो हम एंटरटेन नहीं करेंगे, तो वो इंटरव्यू 7 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है। तो अगर उसका इंटरव्यू 7 मिनट में ख़त्म हो गया, तो वो नेक्स्ट कहाँ पे आने वाला है, वो नेक्स्ट आप पे आने वाला है ना।
तो अगर वो आप पे आने वाला है और आपको देखे वो लॉबी में नहीं है, बिकॉज कि आपका टाइम भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इनका कहना भी होता है कि आप 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले लॉगिन करके बैठ जाओ। इसीलिए हम 10:45 में लॉगिन कर लिए थे। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो उन्होंने 10:55 के आसपास मेरा इंटरव्यू शुरू हो चुका था, 5 मिनट पहले ही शुरू हो गया था मेरा इंटरव्यू। तो वो आए और वो आते ही अपना इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने। अब इंट्रोडक्शन देने से पहले उन्होंने क्या कहा मुझसे कि आई शुड टर्न ऑन माई कैमरा। कैमरा को उन्होंने ऑन करवाया। क्यों ऑन कराया? कभी भी टेक्निकल इंटरव्यू जो ऑनलाइन होता है ये विदाउट कैमरा ऑन के नहीं होता है। सबसे पहले इसका कारण क्या होता है, आपको कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। जो आपने फ़ोटो अपलोड किया होता है वो लोग उससे मैच करेंगे बैकएंड में। फ़ोटो के बाद आपने जो प्रॉक्टर बेस्ड टेस्ट दिया होता है, तो प्रॉक्टर बेस्ड टेस्ट में आपका चेहरा आता है, उससे आपका चेहरा जो है प्रॉक्टर बेस्ड टेस्ट से आपका चेहरा मैच करते हैं। इसीलिए वो लोग कंपलसरी आपका कैमरा ऑन करा देते हैं। मगर मेरा जो टेक्निकल इंटरव्यू था उन्होंने भी कैमरा ऑन करा दिया था मेरा, मगर उन्होंने अपना कैमरा ऑफ रखा था। अपना कैमरा उन्होंने ऑफ ही रखा था। अपना कैमरा उन्होंने ऑफ रखा था। तो कैमरा ऑन कराया, उसके बाद उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया that I am so and so, I am working in Wipro, whatever, and today I will be taking your technical interview. So, and then he asked me, how are you? So I said, I am fine sir, tell me about yourself, how are you? तो बेसिकली कटसी के तौर पे मैंने भी पूछ लिया था। और ये काफ़ी अच्छा होता है कि अगर इंटरव्यू में ये कहा जाता है कि आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप इंटरव्यू में कॉन्वर्सेशन को हमेशा चालू रखो, कॉन्वर्सेशन हमेशा मेंटेन रखो। तो कोई भी इंटरव्यू, चाहे वो एचआर हो चाहे वो टेक्निकल इंटरव्यू, तो कॉन्वर्सेशन आपको मेंटेन रखना है, कॉन्वर्सेशन को आपको खत्म नहीं कर देना। यू हैव टू मैन्यूवर द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू को अपने हिसाब से ड्राइव करना है। यू हैव टू बी द ड्राइवर इन द इंटरव्यू, नॉट द इंटरव्यूअर शुड बी द ड्राइवर इन द ऑफ द इंटरव्यू। बिकॉज अगर वो ड्राइवर है आपके इंटरव्यू का, तो वो उस डेस्टिनेशन पे जाएगा जहाँ वो जाना चाहता है। और हो सकता है आप अगर वो उस टॉपिक पे चला गया जहाँ वो जाना चाहता है, हो सकता है आप उसमें कमज़ोर हो। लेकिन अगर आप ड्राइव करोगे इंटरव्यू को, तो आप वहाँ पे लेके जाओगे उसे जहाँ पे आपका स्ट्रांग पॉइंट है, और वो आपके स्ट्रांग पॉइंट पे जाएगा तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसका आप जवाब इजीली दे सकते हो। तो यू हैव टू ड्राइव द इंटरव्यू। इसीलिए कॉन्वर्सेशन को हमेशा आपको मेंटेन करके रखना है। सो दैट्स वाई मैंने उनसे पूछ दिया, व्हाट अबाउट यू सर, आई यू फाइन? सो उन्होंने कहा यस आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो ऐसा कट से उन्होंने थैंक यू कहा, थैंक यू फॉर आस्किंग। देन उन्होंने कहा टेल मी अबाउट योर सेल्फ राहुल। सो इन द मीन टाइम मैंने उन्हें अपने बारे में बताया, एंड इन द मीन टाइम वो मेरा चेहरा मैच कर रहे थे। सो इन द मीन टाइम उन्होंने मेरा चेहरा मैच किया। देन फिर हम लोग इंटरव्यू पे आगे बढ़े। सो पहला क्वेश्चन उनका क्या था? पहला क्वेश्चन था उनका व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। हाँ, इनहेरिटेंस था, तो मैंने उन्हें डिटेल में बताया व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह बताया। दूसरा था पॉइंटर्स, व्हाट इज़ पॉइंटर्स, और इसका भी उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा पूछा था। देन फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट से कुछ सवाल पूछे थे उन्होंने, एंड देन फिर पैलिंड्रोम का उन्होंने ये पूछ दिया। पैलिंड्रोम का उन्होंने लॉजिक पूछा और मैंने पैलिंड्रोम का लॉजिक बताया। और ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने इंग्लिश में पूछे थे। बेसिकली लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश था, तो मैंने भी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन को इंग्लिश ही रखा। ऐसा क्यों? देखिए, बेसिकली आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन सभी कंपनियों में आपका लैंग्वेज जो है ये बैरियर नहीं होने वाला है। मगर कंपनी क्या सजेस्ट करेगी, आप ऐसे लैंग्वेज में बात करो जो सभी लोग समझ पाए। हो सकता है कि कोई साउथ का इंसान है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, एथनिसिटी पे तो हम लोग नहीं जा सकते ना, एथनिसिटी और रेस पे तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो कोई साउथ का इंसान अगर ले रहा है, या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट का इंसान ले रहा है, या फिर कोई वेस्ट का इंसान आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो हो सकता है उसकी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं हो, आपकी हिंदी काफ़ी स्ट्रांग है। तो आप उससे ऐसे लैंग्वेज में बात करोगे, अगर आप उससे हिंदी में बात करोगे, तो हो सकता है कि उसको आपकी बात को समझने में परेशानी हो। इसीलिए बेस्ट ये रहेगा कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करो। क्यों? अच्छा, अगर वो नॉर्थ इंडियन है तो आप उससे हिंदी में कम्युनिकेट करो तो वो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। मगर सबसे बड़ा इशू क्या आएगा आपके सामने, कि आप ये समझ कैसे पाओगे कि वो नॉर्थ इंडिया से और उसे हिंदी अच्छे से आती है। ये समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है और आप उससे ये तो नहीं पूछोगे ना, सर डू यू नो हिंदी, आर यू कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन हिंदी। आप इससे ये यूजुअल सी बात है, आप नहीं पूछोगे, समझदारी की बात है। क्योंकि अगर आप ही कल को किसी का इंटरव्यू लो
और सामने वाला इंटरव्यू आपसे पूछ दे, सर आर यू कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन हिंदी और आर यू कंफर्टेबल इन कम्युनिकेटिंग इन हिंदी, सो आपको ये काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाएगा अगर आपको नहीं आता होगा तो, क्योंकि नहीं बोलना एक ऐसे इंसान के सामने जिसका आप इंटरव्यू लेने वाले हो तो वो काफ़ी थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का हो जाता है, तो वो ऑकवर्डनेस हमें नहीं लाना है, तो इसीलिए मैंने सारा जवाब इंग्लिश में दिया। फिर उनका अगला क्वेश्चन था, आर यू रेडी टू रिलोकेट। रिलोकेशन के बारे में उन्होंने पूछा, तो आई सेड आई एम वेरी मच रेडी टू रिलोकेट बिकॉज रिलोकेशन गिव्स अस चांस टू लर्न न्यू कल्चर्स। ये मैंने उन्हें जवाब दिया। एंड देन फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा, आर यू अवेयर ऑफ विप्रो 60 मंथ और 5 years बॉन्ड, सो आई सेड दैट आई एम अवेयर ऑफ विप्रो 60 मंथ और 5 year बॉन्ड। सो अगला क्वेश्चन उनका था, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड उन्होंने बॉन्ड को एक्सप्लेन किया मुझे अगेन, और रिलोकेशन को एक्सप्लेन किया। एंड देन उनका अगला क्वेश्चन था, डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग, आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो। तो इसका हम जवाब पहले इस पार्ट के बाद देंगे। सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ दिखाते हैं, एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। गाइज ये देखो, नॉट सब्सक्राइब 96.4%, सब्सक्राइब ओनली 3.6%। यार अगर 3.6% सब्सक्राइबर मेरे 64 सब्सक्राइबर्स हैं, सोचो कि अगर 96.4% लोगों ने सब्सक्राइब किया होता तो आज कितने सब्सक्राइबर्स होते। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो सारा वीडियो बनाते हैं अनकट होता है, अनएडिटेड होता है, और इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा कुछ रिसर्च तो करते नहीं हम, मगर जो भी होता है अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लेके आते हैं आपके सामने। और गाइज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, आपका सपोर्ट चाहिए। और एक और नया अनाउंसमेंट है आज जो कि करने वाले हैं, आप लोगों के सपोर्ट से ही उसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए कि जब सामने वाला आपसे पूछे डू यू वॉन्ट टू आस्क मी समथिंग, इसका क्या और कैसे जवाब देना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको इंटरव्यू से पहले क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना रिज्यूम का बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। जैसे कि आपने रिज्यूम में क्या लिखा है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन जावा, तो अगर आपने वेरी स्ट्रॉन्ग इन जावा लिखा है तो आपको रेडी होना होगा जावा के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए। वो लोग आपसे डेफिनेटली पूछने वाले हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो अगर जब वो लोग आपसे पूछेंगे तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि अगर आप पाइथन कहते हो तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, पाइथन में इनहेरिटेंस को समझाइए, इंडेंटेशन को समझाइए, तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको उन सारे क्वेश्चंस के लिए रेडी होना होगा। फिर आते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स कॉन्सेप्ट काफ़ी जनरल है, ये हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। फिर आते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। डेटा स्ट्रक्चर में सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेटा स्ट्रक्चर के कुछ कुछ बेसिक्स टॉपिक जो ऊपर के टॉपिक्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा डीप डाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर लूप्स, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, और अलग अलग तरह के जितने भी लूप्स हैं उन सारे पे आपका एटलीस्ट जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज है उसमें आपका कमांड होना चाहिए। कमांड इन द सेंस क्या, आपको उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। कमांड इन द सेंस ये नहीं कि आपसे वो लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि आप इसको कोड करके रन करके दिखाओ और अलग अलग टेस्ट केस में आप इसको पास करा के दिखाओ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, ऐसा नहीं होगा। फिर इफ एल्स का यूज़ आप कैसे करोगे, इसका सिंटेक्स क्या होगा। लॉजिक का सवाल मेरे से पूछा गया था, पैलिंड्रोम का लॉजिक समझाओ आप। पैलिंड्रोम का लॉजिक बेसिकली उन्होंने ये, मैंने जावा बोला था मेरा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जावा है, तो उन्होंने ये नहीं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये सब का उन्होंने नहीं मेंशन किया। उन्होंने बस बोला कि आप पैलिंड्रोम का बेसिक लॉजिक समझा दो, बेसिक लॉजिक पैलिंड्रोम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको लॉजिक्स में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और एक तो वीडियो मैंने ये सोचा है कि ज़रूर इस पर बनाएंगे कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूम, एक अच्छा सा रिज्यूम कैसे बनाएं, इस पर एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करो। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि रिज्यूम जो होता है बहुत सारी कंपनी का पॉलिसी होता है कि जितने भी एप्लीकेशन आते हैं हर किसी को फेयर चांस दिया जाता है, हर किसी को एग्जाम में बैठने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। और बहुत सारी कंपनियाँ, मैक्सिमम कंपनियाँ क्या करती हैं, रिज्यूम आपका लेती हैं, रिज्यूम के ऑन द बेसिस ऑफ रिज्यूम वो शॉर्टलिस्ट कर देती हैं। यानी कि जिनका रिज्यूम उनको अच्छा लगा उनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर दिया, जिनका सही नहीं लगा, हो सकता है कि आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट हो मगर फिर भी आप बस अपने रिज्यूम के बेसिस पे
सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओगे आगे फर्दर राउंड्स में, तो आपको वहीं पे कैंडिडेचर रद्द हो जाता है। तो इसीलिए एक अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सो अगला क्वेश्चन रीलोकेशन पे। रीलोकेशन का क्वेश्चन नेसेसरी डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, आर यू रेडी टू रीलोकेट? क्योंकि क्या होता है कि कंपनी जो भी होती है, मान लेते हैं आज हम पटना में बेस्ड हैं, तो पटना में तो विप्रो का ऑफिस है नहीं, तो हमको पटना में वो लोग काम कैसे करेंगे? कभी ना कभी तो हमको बुलाएंगे। आज कोविड है तो हो सकता है कि नहीं बुलाएंगे, अभी नहीं बुलाएंगे, अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चलेगा। लेकिन हो सकता है कि जब हम प्रोजेक्ट में जाए बीयू के साथ जाए, बीयू कहने का मतलब हो जाता है बिजनेस यूनिट, अगर हम बिजनेस यूनिट के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि हमको क्लाइंट के लोकेशन पे जाना हो, तो रीलोकेशन के बारे में वो लोग आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछेंगे। फिर पूछेंगे बॉन्ड के बारे में, क्योंकि ये विल्प का होता है, तो विल्प का 60 मंथ का बॉन्ड होता है, तो इसके बारे में ये आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछेंगे। तो ये एक बेसिक सा था। एक अब आते हैं एक नए अनाउंसमेंट पे। एक अनाउंसमेंट क्या है, ये एक बेसिकली हमारा हम लोगों के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ाने का तरीका है। तो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने बनाया है, जस्ट कुछ दिनों पहले 2 लोगों ने ज्वाइन भी किया है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करें। इसमें हम लोग रेगुलर अपडेट देते रहते हैं, रेगुलर जॉब अपडेट देते हैं, या फिर प्रोग्राम से रिलेटेड अपडेट देते हैं, और अलग अलग तरह के हमेशा अपडेट इसमें आते रहते हैं। तो हम लोग को का कनेक्ट करने का ये एक बहुत अच्छा सा मीडियम हो सकता है टेलीग्राम। और आगे हम लोग सोच रहे हैं, ये चैनल का लिंक है, लेकिन आगे हम सोच रहे हैं कि एक ग्रुप भी बनाएं, जो कि जहाँ पे आप भी जो चाहें वो लिख सकते हैं डायरेक्टली, और हम भी जो चाहें वो लिख सकते हैं डायरेक्टली। वन वे कम्युनिकेशन ना रखे, 2 वे कम्युनिकेशन हो। वो बहुत जल्द ही लाने वाले हैं हम, टेलीग्राम पे ही होगा, तो वो लाने वाले हैं हम। और ये तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हो गया। और बेसिकली एक और डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर दिया है नीचे में, एक और मैंने डॉक्यूमेंट अटैच किया है। एक मिनट इसको मिटा लेते हैं ताकि अच्छे से समझा पाएंगे। नीचे में मैंने एक और डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है, जिसमें मेरा मैंने एक इंटरव्यू दिया था एक कंपनी में, एमएनसी में, यूएस बेस्ड एमएनसी थी। 3 बहुत ज़्यादा बड़ी एमएनसी नहीं थी, 3 कंपनियों में थी, 3 देशों में काम करती थी, दुबई में, इंडिया में और यूएस बेस्ड थी। और आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, एक हिंट दे देते हैं आपको। इसका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ था 5000 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है इसका। तो इसमें मेरा हो गया था, तो मगर उसमें मैंने किया नहीं। उसी में एचआर से मुझे ये डॉक्यूमेंट मिला था लाइक कि टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्रिसाइज डॉक्यूमेंट था वो, तो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। और मेरा सिलेक्शन हो गया था टेक्निकल में उसी के बेसिस पे। तो एचआर से मिला था, वो काफ़ी अच्छे थे, व्यवहार के भी काफ़ी अच्छे थे। तो वो डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर दिया, और उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैंने विप्रो की भी तैयारी की थी और मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था। तो वो मैंने अटैच कर दिया, उसको डाउनलोड करें और ज़रूर से ज़रूर पढ़ें आप लोग। आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।